हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइज आईसीआर प्रैक्टिस सेट में सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज यहाँ पे देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होने वाला है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हमने ऑलरेडी करा रखे हैं। तो पूरे 100 के 100% जो रहेंगे आपके, वो पूरा सिलेबस पे आपके आधारित रहेंगे। और इस 100 के 100 प्रश्नों में से आपने कितना सही किया जरूर कमेंट बताइएगा। तो देखिए पूरा प्रैक्टिस सेट हमने बनाया हुआ है और ये प्रैक्टिस सेट बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाला है। ठीक है, तो इसकी थोड़ा सा कद्र कीजिएगा, यानी कि इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि फ्री में चीज़ को अगर मिलती है तो आप लोग उसको ज़्यादा से ध्यान नहीं देते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेहनत बहुत लगी है तो इसको थोड़ा सा इसमें मेहनत रंग लाए, ये भी आप लोग करके दिखाइए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए आज हम सबसे पहले समान ज्ञान के 25 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे पूरा प्रैक्टिस सेट आपको कराएंगे। तो गई सबसे पहला प्रश्न कहता है कि बोरलॉग पुरस्कार किसमें महत्वपूर्ण योगदान के लिए वैज्ञानिकों को प्रदान किए जाते हैं। ये एक पुरस्कार होता है जिसका नाम है बोरलॉग। तो वह किसके लिए प्रदान किए जाते हैं? वह आपका प्रदान किए जाते हैं यहाँ पे कृषि के क्षेत्र में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो यहाँ पे कहा गया कि भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश की अगर बात कर लेते हैं तो इस समय कौन से हैं, वो हो जाएंगे यहाँ पर एन.वी. रमन्ना। एम.वी. रमन्ना जो है वो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। जीएसटी परिषद जो है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी जाती है। तो सबसे पहले जानने वाली बात यह है कि इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यहाँ पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जिसको चालू किया गया था 1 जुलाई 2017 में। ठीक है, और ये जो इसका मॉडल है कहाँ से लिया गया है, ये आपका फ्रांस से लिया गया है, याद रखेंगे। तो इसका यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा जीएसटी का, वो हो जाएगा यहाँ पर केंद्रीय वित्त मंत्री, यानी कि जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा करी जाती है। प्रश्न श्रृंखला अगला देख लेते हैं। तो गाइस अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो कहा गया कि यहाँ पर किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है, यानी कि कौन सा यहाँ पे जो ढिमसा जो है वह किस भारतीय राज्य का आदिवासी नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश, यानी कि जो ढिमसा है वो आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है, याद रखेंगे। चलिए तो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 जो कहता है कि गरीबी हटाओ नारा किस पंचवर्षीय योजना के तहत दिया गया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। और भी इंपॉर्टेंट है जैसे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी सेकेंड वाली, उसमें क्या किया गया था, जितने भी यहाँ पर उद्योग यानी कि बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए गए थे। ठीक है, इस्पात उद्योग वगैरह। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो करंट का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉपिक बढ़िया है। तो अटल भूजल योजना का उद्देश्य भारत के कितने राज्यों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। ठीक है, जो अटल भूजल योजना है इसका जो उद्देश्य है ना, तो भारत के जो टोटल 7 राज्य ऐसे हैं जिनका मतलब प्रबंधन में सुधार करने के लिए लक्ष्य रखा गया। तो याद रखेंगे 7 राज्यों के लिए अटल भूजल योजना का उद्देश्य है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो इसमें कहा गया कि किस दिग्गज को 2018 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार, क्योंकि अभी देखिए बहुत ही लेट चुने जाते हैं, 1-2 साल पीछे चलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन। ठीक है, अमिताभ बच्चन को 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बात कर लेते हैं। तो कहा गया कि चंदौली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह कौन से राज्य में है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। ठीक है, तो चंदौली कहाँ पर पड़ता है, चंदौली पड़ता है महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है कई बार। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है कब, ये डेट आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च। ठीक है, 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि यहाँ पर आपका सिलेबस में ये बाकायदा दिया हुआ है। ठीक है, तो पूरा प्रैक्टिस सिलेबस पर रहेगा। वीडियो को लाइक जरूर करते चलेगा। इस प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो कहा गया यहाँ पर ये स्टैटिक जीके का है, क्योंकि 25 नंबर को जीके है, इसमें स्टैटिक जीके और करंट ज़्यादा नहीं है, आपके याद रखेंगे। तो कहा गया कि दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थित। बेसिकली एक मंदिर है जिसका नाम है दशावतार, बहुत बार पूछा गया है। तो कहाँ स्थित, ये हो जाएगा देवगढ़ में। ठीक है, दशावतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में स्थित है। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे। तो ये भी अच्छा प्रश्न है। कहा गया हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन है, यानी कि जो हैदराबाद शहर के संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम है निजाम उल मुल्क। ठीक है, निजाम उल मुल्क जो है ये हैदराबाद शहर के संस्थापक के रूप में माने जाते हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे।
तो कहा गया कि केसर के सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। बेसिकली जो केसर है इसका उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। एक प्रश्न यहाँ पे आता है कि केसर किस चीज़ से प्राप्त किया जाता है, तो याद रखेंगे जो यहाँ पे फ्लावर का जो होता है पुंकेसर होता है, ठीक है, पुंकेसर से इसको प्राप्त किया जाता है, इसीलिए महंगा होता है, बहुत महंगा होता है ये। तो कहाँ पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में, मात्र जम्मू और कश्मीर में ही सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है केसर का। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन है वह किसमें पाई जाती है, वह पाया जाता है यहाँ पर सोयाबीन में, ठीक है, लगभग यहाँ पर 50% से ज़्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। अब ये प्रश्न तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, पहले देखेंगे इसका फार्मूला होता है O3, ठीक है, और ये कहाँ पे पाई जाती है, ये पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, या ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे इसमें कहा गया है कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 16 सितंबर को, ठीक है, 16 सितंबर को हम ओजोन दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे, तो यहाँ पे बोला गया कि नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता दमित्री मुराटोव, ठीक है, किस देश से संबंधित है। तो नोबेल शांति पुरस्कार जो इस बार 2 लोगों को दिया गया है संयुक्त रूप से, तो इसमें एक है दमित्री मुराटोव, ये किस देश से संबंधित है, ये हो जाएंगे रसिया से, ठीक है, रूस से संबंधित हैं दमित्री मुराटोव। प्रश्न संख्या अगला देखें, कहा गया कि विभाजन परिषद का अध्यक्ष कौन था। अब ये वही विभाजन है जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, तो उसमें जो विभाजन परिषद का गठन किया गया था उस समय कौन थे, ये हो जाएंगे यहाँ पे लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो विभाजन परिषद का अध्यक्ष हो जाएंगे। और भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा कौन सी है, वो है रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ के नाम पे ही यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका नाम, ये भी याद रखेंगे, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या अगला देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसकी PDF को मिल जाएगी। तो भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, ठीक है, इस समय की बात कर रहे हैं प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में अगर भारत में बात कर लेते हैं तो ये टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं संविधान में। और जब यहाँ पे संविधान बना था सबसे पहले उस समय कितनी थी, 8 अनुसूचियाँ हुआ करती थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे, कहा गया कि निम्न में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नया साल लोसार मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो पारंपरिक नया साल लोसार किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है लद्दाख में, याद रखेंगे लद्दाख में इसको मनाया जाता है लोसार को। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है। अब विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये अपने भारत में ही स्थित है, कहाँ पर है, ये है माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली द्वीप जो है ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, अपने भारत में ही स्थित है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, अब यहाँ पे कहा गया कि 1 डिग्री अक्षांश लगभग कितने के बराबर होता है। बेसिकली 1 डिग्री जो अक्षांश होते हैं, जो देखिए आप ग्लोब में देखते हैं, तो वो जो आपके अक्षांश और देशांतर होते हैं, तो उसी में से अक्षांश है, तो 1 डिग्री अक्षांश का मतलब होता है यहाँ पर 111 किलोमीटर के बराबर। कितना होता है, 111 किलोमीटर के बराबर। प्रश्न संख्या अगला देखें, अगले में बोला गया कि भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस कौन थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए चीफ ऑफ डिफेंस कौन से हो जाएंगे, ये CDS की बात कर रहे हैं, तो हाल ही में इनका निधन हो गया था एक दुर्घटना में, विमान दुर्घटना में, तो ये हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जनरल बिपिन रावत जो हैं वो पहले चीफ ऑफ डिफेंस नियुक्त करे गए थे। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताइए कि इस समय इनकी जगह पे किसको नियुक्त किया गया है, जल्दी से कमेंट में हमको बताएं। प्रश्न संख्या अगला देखिए, 22 में कहा गया कि रानी रामपाल का संबंध किस खेल से है। बेसिकली जो रानी रामपाल हैं इनका संबंध किस खेल से है, तो देखिए ये हो जाएंगे यहाँ पर आपकी हॉकी से, ठीक है, तो इनका संबंध किससे है, हॉकी से है, रानी रामपाल हॉकी से संबंधित है। प्रश्न संख्या अगला देखें, तो कहा गया कि इनमें से कौन से प्रमुख तबला वादक हैं। अब जो कौन से प्रमुख तबला वादक हैं ये देख लेंगे, तो इसका ऑप्शन अगर देखिए तो पहला यहाँ पर है हरिप्रसाद चौरसिया, तो ये तो होंगे नहीं, दूसरा है अल्लाह रखा। तो अब अगले ऑप्शन नहीं देखते हैं, यही हो जाएगा कि अल्लाह रखा जो हैं ये प्रमुख तबला वादक हैं। प्रश्न संख्या अगला देखें, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। तो देखिए यहाँ पे कहा गया कि भारत में पिन कोड की शुरुआत कब करी गई थी, ठीक है। भारत में जो पिन कोड सेवा, जैसे हर डिस्ट्रिक्ट का एक पिन कोड होता है वहाँ पर, इसी तरीके से बोला गया है यहाँ पर कि पिन कोड की शुरुआत कब करी गई थी, तो ये करी गई थी 1972 में। 1972 में कब करी गई, मान लीजिए पूछ लेता है, तो 15 अगस्त 1972 में
पिन कोड की शुरुआत करी गई थी। क्वेश्चन नंबर लास्ट जो जीके का है वह देखिए, ये भी प्रश्न बढ़िया है। तो कहा गया कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व के कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, तो एक भारतीय क्रिकेटर है जो विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं उन्होंने, तो वो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर ने एक विश्व कप में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। ये एक भारतीय हैं, याद रखेंगे, क्वेश्चन में भी भारतीय ही पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब जो रहेंगे साइंस के प्रश्नों की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो सामान्य विज्ञान के 25 प्रश्न हम आपको कराने वाले हैं जो आपका सिलेबस पे आधारित रहेगा। ठीक है, ये आपके जो सामान्य विज्ञान रहेंगे ये भी बढ़िया क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम 3 करा रहे हैं, इससे पहले वाले जरूर देखिएगा आप, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन नंबर देखें 26। कहा गया कि गर्म भोजन या इत्र की सुगंध दूर तक किस कारण फैल जाती है। ठीक है, जो गर्म भोजन है या फिर इसकी सुगंध है, ठीक है, या फिर इत्र की सुगंध है, तो वह दूर तक फैल जाती है। मतलब आप अगर अपने ऊपर परफ्यूम वगैरह डालते हैं तो कहते हैं ना कि दूर तक पहुंच जाती है। तो किस कारण होता है? ये होता है आपके प्रसारण के कारण। ठीक है, प्रसारण के कारण आपका पहुंच जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहा गया कि लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर लेपन किया जाता है। ठीक है, तो लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जो लेपन किया जाता है किस चीज़ का जाता है? याद रखेंगे जिंक क्लोराइड का। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न लेके आया हूँ। तो जिंक क्लोराइड का लेपन किया जाता है लकड़ी की वस्तुओं को कीड़े लगने से बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो यहाँ पे बोला गया कि सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक यानी कि जो आइसोटोप्स हैं वह किसके पाए जाते हैं? ठीक है, सबसे ज़्यादा जो आइसोटोप्स होते हैं वो किसके पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं आपके पोलोनियम के। याद रखेंगे जो पोलोनियम है ना, इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप्स पाए जाते हैं पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। तो गाइस प्रश्न संख्या 29 की बात कर लीजिए। तो कहा गया कि कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है, यानी कि जो लॉज ऑफ गैस नहीं है इनमें से वो आपको बताना है। तो देखिए पहला जो है आपका गै लुजाक नियम। ठीक है, ये आपका गैस से संबंधित है। चार्ल्स नियम ये भी गैस का है, और यहाँ पे बॉल्स नियम ये भी गैस से संबंधित। लेकिन जो फैराडे का नियम है ये आपका गैस से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? फैराडे का नियम। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहा गया यहाँ पर भूरा कोयला के नाम से किससे जाना जाता है? ठीक है, तो जो भूरा कोयला है वो किसके नाम से जाना जाता है, इसको देखें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में। तो ये होता है लिग्नाइट, यानी कि जो लिग्नाइट है उसको हम भूरा कोयला के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो कहा गया कि नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? अब नारियल जो होता है ना उसका कौन सा भाग खाने योग्य होता है, याद रखेंगे। तो इसमें देखिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर है आपका भ्रूणपोष। ठीक है, जो भ्रूणपोष होता है नारियल का उसी को हम लोग सिर्फ खाते हैं, यानी कि जिसके अंदर का वाइट पार्ट होता है वो भ्रूणपोष होता है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहा गया, अच्छा प्रश्न है ये, कि पौधों की लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, जो पौधों की लंबाई के लिए जो वृद्धि के लिए आवश्यक इनमें से कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो देखिए एक तो आपका कैल्शियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये तीनों इंपॉर्टेंट होते हैं पौधे की वृद्धि के लिए। लेकिन सोडियम की अगर बात कर लेते हैं तो सोडियम जो है वो आपके पौधों की वृद्धि के लिए, लंबाई की वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, बायोलॉजी से है। तो कहा गया कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, यानी कि जो सुसाइडल बैग होता है वो किसे कहा जाता है बॉडी में? तो सभी को पता होना चाहिए कि वो होता है लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम जो है वो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सेल की जो है वो आत्महत्या की थैली कहा जाता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है, यहाँ पे प्रदूषक होगा। ठीक है, तो जो मानसिक रोग पैदा करता है तो वो क्या होता है? मोटर कार से जो निकलता है वो होता है लेड, यानी कि पीबी। ठीक है, इसको पीबी कहते हैं और इसको लेड कहा जाता है, याद रखेंगे। चलिए, तो ये क्या होता है? ये मानसिक रोग हमारा उत्पन्न करता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारा ये हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि प्रश्न अच्छे हैं कि नहीं भैया। ठीक है, 35 में देखिए कहा गया कि तालाबों और कुओं में किसे छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित कर सकते हैं। जो तालाब और कुएं में किस चीज़ को छोड़ दिया जाए कि उसमें जो मच्छरों की संख्या में कमी आ जाएगी या फिर वो नियंत्रित कर जाएगी, ज़्यादा ना पनपेंगे नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। तो इसका राइट आंसर जानते क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका गेम्बुसिया। गेम्बुसिया को क्या करते हैं? इसको तालाबों वगैरह में छोड़ दिया जाता है तो ये क्या है? मच्छरों की संख्या में कमी ले आता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, बढ़िया प्रश्न है। तो कहा गया कि एक टेबल पंखे
को बंद कर कमरे में चलाने पर कमरे की हवा कैसी हो जाएगी। यानी कि एक टेबल फैन है, उसको अगर बंद कमरे में हम चला देते हैं तो क्या होगा। देखिए क्या होगा, उससे क्या होगा, जो कमरे का तापमान है ना वो और गर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कमरे की जो हवा है वो और गर्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, कॉन्सेप्चुअल वाला है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर कौन सी चीज़ अपवित्र रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, तो अगर वस्तु की मात्रा बदल देंगे, क्वांटिटी जो रहेगी वो मैटर की, वो अगर बदल देंगे तो उसमें क्या एक चीज़ है जो कभी नहीं बदलती। सबसे पहली बात है, इसका आयतन तो बदल जाएगा, भार भी बदल जाएगा, द्रव्यमान भी बदल जाएगा, लेकिन जो उस प्रोडक्ट का घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी ना, वो कभी भी चेंज नहीं होती। याद रखेंगे, डेंसिटी जो है प्रोडक्ट की कभी भी चेंज नहीं होती, मैटर की कभी चेंज नहीं होती, चाहे उसको आप उसकी क्वांटिटी बदल दें या फिर से 1 किलो 2 किलो कर देंगे, लेकिन जो घनत्व है वो कभी कम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया कि शरीर का वजन जो है डैश है। ठीक है, तो शरीर का वजन डैश है, तो इसमें बोला गया है बेसिकली यहाँ पे क्या सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका शरीर का वजन जो है वो ध्रुवों पर अधिक रहता है। ठीक है, याद रखेंगे, ध्रुवों पर अधिक रहता है शरीर का वजन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि झरने में जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका तापमान क्या होता है। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर झरने में जल अगर ऊंचाई से गिर रहा है तो बेसिकली उसका तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा उसका तापमान जो है बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा कि देखिए भैया, अगर यहाँ पे ये मान लीजिए झरना गिर रहा है बहुत ऊंची से, बहुत ऊंचा से, बहुत ऊंचा से। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये झरना गिर रहा है, देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड होगी, एक स्पीड से वो आपस में टकरा रहे हैं, यहाँ पर घर्षण हो रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पे उसका तापमान जो है वो बढ़ जाता है थोड़ा बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे कहा गया कि ध्वनि का प्रभाव मानव के कान पर कितना समय के लिए रहता है। यानी कि अगर कोई चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप हमको सुन रहे हैं तो इसका कितना जो है प्रभाव है आपके कान पर कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ रही है। तो मैंने आपको एक बात कही कि हेलो, तो वो आपके 1/10 सेकंड रहेगा आपके कान पर। ठीक है, 1/10 सेकंड रहेगा आपके कान पर। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। यहाँ पे बोला गया कि किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ठीक है, किस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, तो पहला ही ऑप्शन आपको देखने को मिल गया, यानी कि जो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, यानी कि आपका जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR, इसी पे हमारा ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। ये प्रश्न अच्छा है, पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, आप लोग 100 में से कितना सही किया है ज़रूर बताइएगा, हम इंतज़ार करेंगे भैया, वरना आपका प्रैक्टिस सेट 4 में देरी हो जाएगी। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है। जो पानी का अधिकतम घनत्व या फिर डेंसिटी जो है वाटर की, वो किस तापमान पे होती है, वो होती है 4 डिग्री पे सेल्सियस पे। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस जो रहेगा, इस पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा आपका डेंसिटी या फिर घनत्व होता है। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो कहा गया खसरा निम्नलिखित में से किसके संक्रमण के कारण फैलता है। जो खसरा है ना वो किसके कारण होता है, तो जल्दी से बताइए। सिंपल सा, वायरस यानी कि विषाणु, ये विषाणु यानी कि वायरस के द्वारा फैलता है खसरा, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला है कि जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है। भैया बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जीवन का जो भौतिक आधार है वह किसे माना जाता है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म हो जाए। बहुत सारे लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि भैया हम कोशिका क्यों नहीं लगा देते हैं, तो कोशिका जो है वो आपकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती है, ना कि यहाँ पर जीवन का भौतिक आधार क्या होता है, वो आपका होता है यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अश्रु गैस किसे कहा जाता है, यानी कि इस गैस से आपको आंसू आने लगते हैं। यानी कि अगर आपका भैया ब्रेकअप वगैरह हो गया है और आप रो नहीं पा रहे हैं अपने सामने वाले पार्टनर के साथ, तब इस गैस को ज़रूर लेके जाइएगा भैया, क्योंकि सिंपैथी तो जतानी पड़ेगी भैया, हमको भी बहुत दुख हो रहा है आपसे जुदा होने का। तो मजाक की बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हाइड्रोजन कार्बाइड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बाइड जो है उसकी मदद से आप रो सकते हैं। ठीक है, वरना तो आप प्याज भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहा गया कि घरों में लगे पंखे बल्ब आदि किस क्रम में लगे होते हैं। ठीक है, जो घरों में लगे पंखे बल्ब आदि वो किस क्रम में लगे होते हैं, तो याद रखेंगे ये किस क्रम में लगे होते हैं, ये आपके समानांतर लगे होते हैं। ठीक है,
किस में लगे होते हैं, समानांतर श्रेणी में लगे होते हैं। इसी वजह से सभी जो है एक तरह के चलते हैं। अगर वो श्रेणी में लगे होंगे यानी कि सीरीज में लगे होंगे ना, तो उसमें क्या होगा, जो पहले वाला होगा वो तेज जलेगा, फिर उससे कम जलेगा, लास्ट वाला जो है वो दुप दुप करेगा, बस ज़्यादा जलेगा नहीं। तो समानांतर श्रेणी में इसको लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि दांत के डॉक्टर का दर्पण कौन सा होता है। ठीक है, दांत के जो डॉक्टर होते हैं उसका दर्पण कौन सा होता है, ये आप लोग जल्दी से बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो ये आपका हो जाएगा अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण से क्या करते हैं, दांतों को देखा जाता है ताकि बड़े बड़े दांत दिखाए, कहाँ कीड़ा लगा है पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि समुद्र का जो पीएच मान है वो कितना होता है। ठीक है, पीएच का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो मैं बार बार बता चुका हूँ, तो गलत किए तो समझ लेना बहुत पिटोगे। तो समुद्र का पीएच मान कितना होता है, तो वो आपको हो जाता है 84। ठीक है, और 84 कैसे याद करेंगे, समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको सी कहते हैं। ठीक है, तो 84। ठीक है, सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो समुद्र का पीएच मान हो गया यहाँ पर 8.4। क्वेश्चन नंबर अगला है, कहा गया कि टेफ्लॉन निम्न में से किसका बहुलक है। जो टेफ्लॉन है ये किसका बहुलक होता है, तो जल्दी से बताएं। तो ये हो जाएगा टेट्राफ्लोरोइथीन जो है इसका बहुलक होता है, याद रखेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन साइंस का लेते हैं, फिर चलते हैं अपने सोशल साइंस की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो कहता है कि पानी से भरे तालाब की गहराई कम क्यों दिखाई देती है। जो तालाब होते हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे कम दिखाई देते हैं, जो जितना दिखता उतना होता नहीं। अगर आप सोच रहे हैं कि भैया जाएं यहाँ पे डुबकी लगा लें, लेकिन आप जितना देख रहे हैं उतनी गहराई है नहीं। वो किसके कारण होता है, वो बेसिकली यहाँ पे अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, तो ये अगली बार जाइएगा देख के जाइएगा, ऐसे नहीं कूद पड़ना। ठीक है, तो अपवर्तन के कारण क्या होता है, तालाब की गहराई कम दिखाई देती है। तो 25% हमने यहाँ पे साइंस के भी खत्म कर लिए, आपको मजा आया होगा, बढ़िया प्रश्न है। चलिए अब सोशल साइंस की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 51 स्टार्ट कर लेते हैं सामाजिक विज्ञान से। तो यहाँ पे बोला गया है कि भारत का प्रथम वन महानिदेशक कौन था। जो भारत के प्रथम वन महानिदेशक हैं वो कौन बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डायट्रिच बैंडिस। कौन हो जाएंगे, डायट्रिच बैंडिस, याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो बोला गया कि किस व्यक्ति ने खादी का प्रयोग ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में किया था। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिन्होंने खादी का प्रयोग किया था ब्रिटिश राज के खिलाफ प्रतीकात्मक लड़ाई के लिए। तो वह कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे महात्मा गांधी, क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा खादी का समर्थन किया और ये खादी पहनते भी थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो बोला गया यहाँ पर कि राजनीतिक संस्थाओं में कौन सी संस्था देश में मौजूदा कानून में संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो मौजूदा कानून में जो संशोधन किया जा सकता है वो सिर्फ और सिर्फ किसके द्वारा किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति केवल नहीं कर सकता है। इसका ऑप्शन अगला जो होगा वही आंसर होगा। तो इसमें अगला ऑप्शन क्या है, ये आपका संसद, यानी कि संसद ही यहाँ पर कानून में संशोधन कर सकती है। दोनों याद रखेंगे इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है कि बेरोजगार लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है। यानी कि आप लोग बेरोजगार हैं और बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना ये किससे संबंधित रहेगा, ये आपका संबंधित रहेगा नीति निर्देशक तत्वों से, जो भाग 4 में आपके संविधान में दिए हुए हैं। इससे क्यों संबंधित रहेगा, देखिए भाग 4 जो कहता है ना कि हमारे देश के लोग जो सुख समृद्ध और खुशहाल रहे, उसी वजह से यहाँ पर रहेगा। प्रश्न संख्या अगला देखिए। तो बोला गया कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इंपॉर्टेंट है, तो किसके द्वारा किया गया था, इसको किया गया था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो प्रस्तुत किया गया था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है कि स्वच्छ भारत अभियान भारत द्वारा कब शुरू किया गया था, याद रखेंगे इसको। तो बहुत ही आसान है भैया। तो स्वच्छ भारत अभियान भारत के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था वह किया गया था महात्मा गांधी जी के जन्मदिन यानी कि 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 मार्च 1861। ठीक है, 4 मार्च 1861 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। कहा गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित। ठीक है, तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पर आपका पश्चिम बिहार। ठीक है, बिहार के पश्चिम में स्थित है आपका कौन सा,
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, कहा गया कि जब रोम जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके हिस्ट्री का। जब रोम जल रहा था, ये इटली वाला रोम है, तो कौन सा शासक जो है बांसुरी बजा रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नीरो। नीरो जो थे वो उस समय आराम की नींद सो रहे थे और रोम वहाँ पे जल रहा था। क्वेश्चन नंबर अगला है, अगला क्वेश्चन कहता है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 61%, माफ कीजिएगा 61वां संविधान संशोधन हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया था, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मताधिकार की आयु। और यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन दिया हुआ है, तो ये कब हुआ था, 1976 में हुआ था। इसके तहत क्या जोड़ा गया था, प्रस्तावना में यहाँ पे वो संशोधन किया गया था, धर्मनिरपेक्षता वर्ड जोड़ा गया था, समाजवाद जोड़ा गया था। 44 में क्या किया गया था, ये 1978 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था और इसको 300 में, धारा 300 में रखा गया था। किस वजह से, ठीक है, अनुच्छेद 300 है, तो इसमें एक सिर्फ कानूनी अधिकार इसको माना गया था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न में कहा गया कि महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था। ठीक है, महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार, मत करने का अधिकार किस देश ने दिया था, तो ये हो जाएगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का द्वारा सबसे पहले, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ महिलाएं वहाँ पर वोट दे सकती थी, वो था न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि स्वर्ण जयंती ग्राम समाज योजना। ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम समाज योजना का प्रारंभ कब किया गया था, तो ये अच्छी एक योजना थी। तो क्या कोई थी, 1999 में। ठीक है, 1999 में स्वर्ण जयंती ग्राम समाज योजना का प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा यहाँ पर कि सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि से निर्धन कौन है। ठीक है, तो सामाजिक या फिर वैज्ञानिक दृष्टि से जो निर्धन है वो बेसिकली कौन से होते हैं, वो होते हैं यहाँ पर अशिक्षित। ठीक है, जो सामाजिक दृष्टि है, सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टि, उसके हिसाब से जो अशिक्षित व्यक्ति हैं सिर्फ उन्हीं को निर्धन माना गया है। इकोनॉमिक्स का थोड़ा क्रिटिकल सवाल है ये। तो देखिए गाइज, यहाँ पे देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोग गलत बताते हैं। भैया 1-2 प्रश्न अगर यार गलत हो जाते हैं तो इसमें आप लोग इतना क्यों बोलते हैं कि फ्यूचर पर बात कर दिए। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए मैंने आपको 99 सही कराए हैं और एक गलत हो गया, तो उसके 99 के लिए कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी बोल देंगे आप। चलिए कोई बात नहीं भैया, आपका अधिकार है, बोलिए, वही तो हम पढ़ा रहे हैं आपको। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है, ये बोला गया है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी जनसंख्या जो है वो अर्थव्यवस्था पे एक भार रहती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखने वाला ये प्रश्न है। तो इसमें एक आपका, एक तो ये देखिए जो आपकी अशिक्षित और अस्वस्थ जनसंख्या रहेगा ना आपका, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये आपका इसके हिसाब से राइट आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि भारत का कौन सा स्थान 3 सागरों के मिलन पर स्थित है। ठीक है, एक भारत का स्थान है जो 3 सागर जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पर ये एक स्थान स्थित है, तो उसका नाम क्या है, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जो है वह स्थित है आपका, कहाँ पे है, याद रखेंगे, ये तमिलनाडु का पार्ट माना जाता है और ये 3 सागरों के मिलन वाले स्थान पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिएगा, तो कहता है यहाँ पे कि किसे बादलों और वर्षा का राज्य कहा जाता है। बादलों और वर्षा का राज्य किसे कहा जाता है, वो यहाँ पे हो जाएगा मेघालय। क्यों कहा जाता है, क्योंकि भैया यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है पूरे विश्व की। क्यों होती है, कि यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी, जयंतिया। इन्हीं पहाड़ियों की वजह से मेघालय फेमस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा कि रबड़ व महोगनी का संबंध किस प्रकार की वनस्पति से। ठीक है, रबड़ और महोगनी जो है वह किस प्रकार की वनस्पति से संबंधित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, तो कहते हैं कि आपदा प्रबंधन के लिए समुदाय में कौन से अच्छे गुण हैं। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए जो समुदाय में सबसे अच्छे गुण कौन से होते हैं, एक तो उसको परिश्रमी और साहसी होना चाहिए, दूसरा समुदाय की भलाई के विषय में सोचना चाहिए, समुदाय की बात कर रहे हैं, और उत्साह, साहस और शक्ति का प्रयोग की क्षमता, यानी कि तीनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। आपदा प्रबंधन आपके कोर्स में है, चेक कर लीजिएगा, फिर बाद में कुछ बोलिएगा। प्रश्न संख्या अगला हो जाएगा यहाँ पर 69 में कि आपदा के दौरान क्या करना चाहिए। तो बेसिकली जो आपदा है इसके दौरान क्या करनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहला यहाँ पे जो आपका प्राथमिक कार्य रहेगा उसमें क्या होगा, पहला ऑप्शन है कि घर छोड़कर भाग जाना चाहिए। बिल्कुल भैया, घर नाम नहीं छोड़ना चाहिए आपको। फिर यहाँ पे प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका पहला
कि प्रशासन को सूचना देनी चाहिए, सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए आपका आपदा के दौरान, ताकि वो सहायता राशि, माफ़ कीजिए राशि वगैरह तो बाद में भेजने वाली है, सहायता भेज सके एनडीआरएफ वगैरह की टीम, ताकि कुछ लोगों की जान बचाई जा सके। तो पहले आपको यही करना रहता है आपदा के दौरान कि प्रशासन को सूचना देनी होती है। क्वेश्चन देख लीजिए अगला, तो कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे पारित किया गया पूछा है, अगर पेश किया गया होता तो 2004 राइट आंसर होगा। यहाँ पे पारित किया गया था इसको 2005 में फाइनली। ठीक है, 2005 में इसको पारित कर दिया गया था आपदा प्रबंधन अधिनियम। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत में मौद्रिक नीति तैयार करता है। अब जो भारत है इसमें मौद्रिक नीति कौन तैयार करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत ही आसान है, वो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि जो आपकी आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, यह मौद्रिक नीतियों को तैयार करता है। ठीक है, मौद्रिक नीति तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न में कहा गया आपका, तो यहाँ पे हम फुल प्रैक्टिस स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, 100 में 100 आपको करना है, बताना स्कोर। किस वर्ष सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। ठीक है, सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कब करी थी, वो करी थी 1925 में। याद रखेंगे 1925 में इनके द्वारा अध्यक्षता करी गई थी। प्रश्न संख्या अगला देखिए, तो बोला गया है कि रविंद्रनाथ महात्मा गांधी ने दीन बंधु की उपाधि किसको दी थी। याद रखेंगे जो महात्मा गांधी थे उन्होंने दीन बंधु की जो उपाधि दी थी वो दी थी यहाँ पे CF एंड्रयूज को। ठीक है, किसको दी थी, CF एंड्रयूज को। बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, लेवल का रहेगा आपका। 12, 15 लाख, 16 लाख जितने फॉर्म पढ़ते हैं पढ़ने देने दीजिए, मात्र 10-15 ही आपके कंपटीशन में रहते हैं, तो उन्हीं को पीछे करना है, बाकी तो सब बाहर हो ही जाएंगे भीड़ से। प्रश्न संख्या अगला है कि चक्रवात का केंद्र शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है। ठीक, चक्रवात का जो केंद्र होता है वो शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का क्या कहा जाता है, आँख कहा जाता है। याद रखेंगे जैसे आपका तूफान होता है उसमें एक आँख टाइप का बन जाता है बीच में, तो वो क्या होता है बेसिकली, वो शांत क्षेत्र तो कहा जाता है, लेकिन वो बेसिकली होता क्या है, वो तूफान की आँख के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट रहेगा सोशल साइंस का, कि दलाई लामा ने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया और शरण ली। ठीक है, दलाई लामा है, इन्होंने किस वर्ष भारत में प्रवेश किया था और इन्होंने शरण ली थी, तो वह डेट हो जाएगी आपकी 1959। ठीक है, 1959 में इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। तो सोशल साइंस के भी 25% खत्म हो गए, बढ़िया क्वेश्चन होंगे, उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर बताएंगे। अब चलिए चलते हैं कहाँ, इधर आइए भैया, जो मेन का सेक्शन है आपका गणित में। गणित के 25 प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि आपकी गणित में बहुत कमज़ोर है भैया। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं, चलिए आपको लेकिन कराएंगे जरूर हम 25%। ठीक है, तो गए चलिए सॉल्व कर लेते हैं मैथ के 25%। देखिए इस बार की खास बात यह है प्रैक्टिस सेट में मैंने इसमें आपको अलजेब्रा और उसके साथ साथ इसमें ज्योमेट्री और यहाँ पर आपका जो क्षेत्रफल यानी कि जो आपका सॉलिड वगैरह जो क्षेत्रफल वॉल्यूम वगैरह आता है ये सब, और इसके साथ साथ जितना भी आपका सिलेबस में दिया हुआ उसी टाइप के प्रश्न है, बाहर का कुछ नहीं है। आपने बोला परसेंटेज तो इसमें है ही नहीं, मैंने परसेंटेज के एक भी प्रश्न नहीं डाले, सिर्फ और सिर्फ आपका एग्जाम ओरिएंटेड डाले। तो करके देखिएगा फिर बताइएगा कि कैसे प्रश्न लगे आपको। तो सबसे पहला यहाँ पे देखिए नंबर सिस्टम के 4 से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं। तो यही आपको पूछा गया है कि इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और जाति मान का अंतर बताइए। ठीक है, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान और जाति मान में जो अंतर रहेगा बेसिकली वो क्या रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपको एक तो ये आपका 7 का जो स्थानीय मान रहेगा इसमें देखिए क्या है 5975, ये आपका है 23। तो इसमें क्या होगा, ये आपकी जो 7 की वैल्यू हो जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका स्थानीय मान है, तो ये कितना हो जाएगा 7000 होगा जितना उसके जीरो लगाए। फिर यहाँ पे अब इसी 7 का जाति मान कितना हो, जाति मान होता है आपका 7। ठीक है, तो अब इसको 7000 में से घटा देंगे 7 को, तो कितना आ जाएगा 6993। राइट आंसर होगा आपकी सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को करेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बोलता है कि दो संख्याओं का गुणनफल इतना दे रखा है और उनका HCF जो है यहाँ पर इतना दे रखा है, तो उनका LCM कितना होगा। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, इसमें फार्मूला लगाते हैं, जैसे दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM, यह फार्मूला होता है। तो सिंपल से यहाँ पे आपका दिया हुआ है 45675। ठीक है, यहाँ पे आपका ये HCF है, इंटू कितना हो जाएगा LCM हो जाएगा। तो HCF यहाँ पे कितना है 15 दिया हुआ है, इंटू LCM हो जाएगा। ये 15 यहाँ पे इसके नीचे आएगा तो कितना आ जाएगा 15 से 45 हो जाएगा। और यहाँ पे अब देखिए 15 ये 45 हो जाएगा और 15 चक्कू 60 हो जाएगा। इसी के साथ 15 पचे 75 हो जाएगा, 3045 का राइट आंसर हो जाएगा।
तो गाइज यहाँ पे 4 तो कोई खा ही गया है टाइपिंग में, चलिए कोई बात नहीं। तो आपका ए इसका राइट आंसर, पहली मिस्टेक है ये वाले प्रैक्टिस सेट में, ध्यान दीजिएगा, बाद में मत कहिएगा बहुत गलती है। अब क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं आप लोग, अलजेब्रा का नहीं है, अलजेब्रा का ये प्रश्न जल्दी से सॉल्व करके बताइए। तो चलिए देख लेते हैं। आपको ये वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर इतना दे रखा है, तो बोला गया इसका कि जो ए और बी की वैल्यू क्या आएगी। तो ऐसे प्रश्नों में करते क्या है, देखिए बेसिकली जो आपको ये वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, इसको थोड़ा सा इधर आइए तो समझाते हैं आपको। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसका आप सुने होंगे, इसका जो उल्टा करके इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको हो गया। उसके बाद अब इसमें करना है क्या, नीचे दिया 3 माइनस रूट 2 हो गया। अब इसी को यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे वाले टर्म से हमको रूट हटाने के लिए क्या करते हैं, इसका यहाँ पे साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 2 हो गया ऊपर, और यहाँ पे 3 प्लस रूट 2 हो गया नीचे, ठीक है। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर आपका इधर क्या आ जाएगा, ये तो आपको दोनों यहाँ पे गुणा हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, दोनों गुणा होंगे तो कितना है, 3 प्लस रूट 2, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए, इसको अगर आप दोनों को टर्म को गुणा करते हैं, दोनों टर्म को, तो कितना है, 9 माइनस 2 आ जाएगा, ये आपका टर्म आ जाएगा ये वाला। अब इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है। फिर 2 इंटू 3 हमारा 2 इंटू ए बी हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्लस 6 रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अपान में कितना आ जाएगा, अपान में यहाँ पे 7 आ जाएगा, ये हो गया। अब इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, अब इसको और सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे 11/7 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे जोड़िए, ठीक है। तो 11/7 हो जाएगा, और प्लस में कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 रूट 2 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा, वो 7 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दो टर्म हमको मिल गए। अब बोला गया था कि रूट 2 यहाँ पर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, ए प्लस बी रूट 2, तो ए प्लस बी की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही कि नहीं, ए की वैल्यू हो जाएगी 11/7, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, 6/7, ठीक है। तो ए की वैल्यू 11/7 ये हो गया, और 6 इसकी क्या होगी, यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा बी, मतलब डी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को करेंगे। अलजेब्रा के प्रश्न थोड़ा सा कैलकुलेशन मांगते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो गाइस अगला प्रश्न जो आपका संबंधित है वो ज्योमेट्री से है। तो बोला गया कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3:4:6 के अनुपात में है, तो यह त्रिभुज कौन सा होगा। देखिए आपको इसको बताना है कि त्रिभुज कौन सा होगा। तो इसको हम कैसे करेंगे, बेसिकली अगर थोड़ा सा हमको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मान लीजिए कौन सा त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज है ABC, ठीक है। त्रिभुज ABC है, तो इसमें भुजाएं कितनी हो जाएंगी, सिंपल सा 3x मान लेंगे, 4x मान लेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको ये आप देखिए, इसको हम मान लेते हैं, ए हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, और सी कितना मान लेंगे, इसको हम 6x मान लेंगे, ठीक है। अब ये हमारा हो गया। अब इसको हम पाइथागोरस थ्योरम में लगा के देखते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा है, यहाँ पे ये त्रिभुज है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे दो भुजाओं का जो योग होता है वो यहाँ पे क्या होता है, ये तीसरे के बराबर होता है, ठीक है, तीसरे के बराबर होता है। तो ये हो जाएगी ए, ये हो जाएगी बी। अब इनकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई की है, कि 3x हो गई, 4x हो गई। तो इनको अगर हम सॉल्व करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। दोनों को हम यहाँ पे स्क्वायर करने वाले हैं, क्यों करेंगे कि यहाँ पाइथागोरस में ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे 16x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका जो है ये वाले जो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आएगी, 36x स्क्वायर आएगी कि नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी। अब इन दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये 36x स्क्वायर है, ठीक है। तो ये वैल्यू देखिए यहाँ पर, जो यहाँ पर आपका ए और बी की जो वैल्यू आई है वो तीसरे से छोटी है। तो इसका मतलब क्या है, ये अधिक कोण है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये अधिक कोण है। अब तीसरा यहाँ पे अगर हाइपोटेन्यूज बड़ा है, दोनों भुजाओं से हाइपोटेन्यूज अगर बड़ा है, यानी कि लंब और यहाँ पे आधार से, तो इसका मतलब क्या है, वो अधिक कोण होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो गाइस अगला क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पे कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे कर्ण जो है, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज उसका 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि इस तरीके यहाँ पे एक त्रिभुज बना हुआ है। तो यहाँ पे जिसकी ये वैल्यू है हाइपोटेन्यूज की 13 है, और यहाँ पे ये 12 सेंटीमीटर है। तो बोला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ज्ञात करना है वो कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए पहले तो हमको ये वाली भुजा निकालनी पड़ेगी। ये वाली कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अगर आपको इसका ट्रिपलेट याद है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, अब हाइपोटेन्यूज में से इन दोनों को हम माइनस करते हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे चलिए देख लेते हैं, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। माइनस कितना हो जाएगा 12 का, वो कितना हो जाएगा वो 144 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर 13 13 169 और यहाँ पे 12 बने 144, तो कितना 25 हो जाएगा। अब 25 यहाँ पर है तो ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये 25 आपकी वैल्यू आ गई। 25 अगर वैल्यू आ गई है तो क्या होगा, यहाँ पे इसका रूट तो करना ही पड़ता है क्योंकि सभी का किए थे, तो ये 5 आएगी, यहाँ पे ये 5 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 5 अगर वैल्यू आ गई तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो कितना है हाफ, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे कितना होता है ये आपका बेस हो जाएगा, बेस इंटू यहाँ पे हाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस कितना था 12 था, हाइट यहाँ पे 5 है, तो 5 6 2 छंग 12 6 पंचे 30, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री भी आपके सिलेबस में है, उसका भी प्रश्न हमने डाला हुआ है। बेसिकली इस प्रश्न में पूछा गया है कि ये जो 135 डिग्री है कितने रेडियन के बराबर है, ठीक है। 135 डिग्री जो है कितने रेडियन के बराबर है। तो देखिए यहाँ पे इसको चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा है, अगर इसको रेडियन में चेंज करना होता है तो हम पाई अपॉन 180 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अब ठीक है, ये हो गया आपका 135 है, इसको अगर देखें क्या करते हैं तो पाई अपॉन 180 से इसको हम कर देंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इसको अगर थोड़ा सा और काटें तो काटने के बाद हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 3/4 पाई, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 3π/4 आएगा, यानी कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 3π/4 आएगा। तो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ होगी, तो आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप इसको रेडियन में चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए, इसमें बोला गया है आपका कि एक मान ज्ञात करना है, संख्याओं के पर आधारित ये प्रश्न है। तो यहाँ पे 2 और 3 यहाँ पे दिया हुआ है, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 चक्कू 16, 16 प्लस 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 का अगर 3 के बाद गुणा कर देते तो क्या होता है 125 जगह 5 25 25 पंचे 125, 125 प्लस 1 126 हो जाएगी नहीं हो जाएगा। अब इस वैल्यू को यहाँ पे आप लोग क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए। इस वैल्यू को अगर आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6426 आ जाएगा, ठीक। इसको आप गुणा करेंगे 6426 राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगले देखिए, तो नंबर सिस्टम पे आधारित ये प्रश्न है। इसमें कहा गया कि 90 मतलब 50 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 50 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं आपको काउंट करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 50 के बाद कौन सी हो जाएगी, सबसे पहले आपकी 53 हो जाएगी, सबका योग ज्ञात करना है। फिर क्या हो जाएगी 59। अभाज्य का मतलब वो किसी से नहीं कटती, सिर्फ अपने आप से कटती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 61 हो जाएगा। इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद 67 हो जाएगा। फिर कौन सी हो जाएगी, फिर यहाँ पे हो जाएगी 71, फिर कौन सी हो जाएगी 73 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर फिर यहाँ पे 79 हो जाएगी। फिर इसी में अगर हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, उसके बाद संख्या हमारी 83 होती है। फिर यहाँ पे 89, ये भी आपका क्या होता है, ये अभाज्य संख्या में आती है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये होगा 6 3 5 राइट आंसर हो जाएगा। इन सभी को जोड़ेंगे तो आपका 6 3 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिए तो बोला गया कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः यहाँ पर 81 वर्ग सेंटीमीटर है तथा 225 वर्ग सेंटीमीटर है। तो इनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। दो समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, तो आप देख लेंगे इस वैसे तो ये प्रश्न बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको पेन भी रखने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप इसको करते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे क्षेत्रफल ही दिया हुआ ना सबका, तो सबका एरिया ले लेते हैं। एरिया अगर ले लेते हैं पहले वाले त्रिभुज, पहला त्रिभुज कितना था ABC था, दूसरा कितना हो जाएगा यहाँ पर, दूसरा कितना है, संगत ऊंचाइयों की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा कितना मान लीजिए, इसको मान लेते हैं PQRS मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऊंचाइयों की बात करें तो H1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर H2 स्क्वायर हो जाएगा, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इसमें सबको वैल्यू पुट गई, 81 यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है 225 दिया हुआ, ठीक। इन दोनों का हम अगर स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा स्क्वायर, तो ये स्क्वायर आपका आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये तो ठीक है 2 बार होगा जाके बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा,
तो ये बेसिकली 9 का हो जाएगा और ये यहाँ पे कितना जाए 15 का हो जाएगा। ठीक है, 9 15 का यहाँ पे और काट देंगे जितना पॉसिबल है, तो कितना हो जाएगा 3:5। इसका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, 3:5 आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेंगे। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 85 यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो इसमें है √20 है और √45 है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछा गया है कितनी आएगी। तो चलिए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रश्न में क्या करना है, सबसे पहले आप इसको फैक्टर करके देख लीजिए। ठीक है, इसको अगर 20 है तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, तो मल्टीप्लाई है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 9 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब सिंपल से क्या करना है, अब इसमें से आपको कॉमन ले लेना। कॉमन कैसे लेंगे, मान लीजिए अगर रूट है तो अगर 4 है, 4 किसका, उसका 2 का होता है, 2 इसमें से कॉमन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 2 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कितना है, ये इसमें से 9 3 का होता है, तो इसमें से हम 3 अगर कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद अब सिंपल सा आप इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, ये तो आपका 5 अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3, तो आप बाहर निकाले तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5 × 15 दूनी 30 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो गाइस ऐसे प्रश्नों में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये आपको दी हुई वैल्यू, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, जो आपका वैल्यू दे रखे है, जिसमें पावर दे रही है, इसको हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 4 से डिवाइड कर दी हमने। अब यहाँ पे देखिए 4 से अगर 13 को डिवाइड करें कितनी बचेगी, तो 2 की पावर 1 बचेगी। मतलब जितना ऊपर बचेगा शेषफल उतने आपको लिखना है। फिर यहाँ पे क्या करना है, फिर 4 से डिवाइड करें 8, तो 4 से पूरा डिविजिबल हो रहा है, यानी कि 4 दूनी 8 से पूरा डिविजिबल, पूरा अगर डिविजिबल होता है तो हम उसी संख्या को लेते हैं जिससे हमने डिवाइड किया था। तो 3 की पावर यहाँ पे हम 4 ले लेते हैं, बिल्कुल ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 की अगर यहाँ पे एक बार करेंगे तो कितना इसका आएगा, इसका 2 ही आएगा कि नहीं आएगा। अब इसकी देख लेते हैं। तो 3 की अगर पावर 4 कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ठीक है, 3 की पावर अगर हम 4 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से आपको करना होगा। 3 3 9 तो 27, 27 3 कितना होता है 81 हो जाएगा। तो 81 की यहाँ पे यूनिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो 1 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, तो ये 3 आपका राइट आंसर होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, बच्चों वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में बोलता है कि एक अष्टभुज के कितने विकर्ण होते हैं। बेसिकली पूछा है कि एक अष्टभुज जो है उसके कितने विकर्ण होते हैं। तो इन प्रश्नों के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला क्या होगा वो देखिएगा। ठीक है, तो 87 में क्या होगा, इसका फार्मूला होता है आपका कि n² - 3n/2, ये फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। तो इसमें क्या रखेंगे, अष्टभुज है, मतलब 8 भुजाएं होगी, तो n की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर यहाँ पे -3 × 8 हो जाएगी, कि n होगा 8, अपान में 2 कर लेंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 × 8 = 64 हो जाएगा, 8 × 3 = 24 हो जाएगा। तो ये अपान में 2 आ गया। अब 64 में से अगर हम 24 घटाएंगे कितना, 40 आएगा। 40 बटे हमारा 2 है, तो कितना हो जाएगा 20। 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले प्रश्न में देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये आपको ट्रिग्नोमेट्री से, तो इस प्रश्न को सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे sin 50 + थीटा है माइनस cos 40 - थीटा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, जल्दी से हम आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, बेसिकली हम इसको ऐसे लिखा रहे, इसको तो हम ऐसे लिख लेंगे sin और 50 + थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे चेंज हो जाएगा। cos 40 है तो इसको हम माइनस तो हमारा है ये, तो sin 90 कर सकते कि नहीं कर सकते। ठीक है, माइनस sin 90 थीटा। ठीक है, माइनस यहाँ पे 40 थीटा माइनस थीटा हो जाएगा कि नहीं, 40 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसके लिए थोड़ा सा आपको क्वाड्रेंट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर यहाँ पे कितना है, sin 50 डिग्री + थीटा हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेंगे, सिंपल सा कितना आ जाएगा, 50, 90 में से 40 जाएगा, 50 आ जाएगा। तो 50 डिग्री + थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू यहाँ पे सेम हो जाएंगी, तो कितना आ गया, 0 आपकी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो आपका सी आपका राइट आंसर यानी कि 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे आपको। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। तो बोला गया है कि इनमें से कितने जीरो होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ जीरोज आपको फाइंड करना है 89 में। तो यहाँ पे देखिए आपको इस तरीके दिया हुआ है 1 × 3 × 5 × 7, फिर यहाँ पे दिया है ×999। अब ये सीरीज अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें आपको कहीं पे 2 देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 2 देखने को मिल जाता तो 5 × 2, अगर 2 नहीं आएगा ना गाइस तो यहाँ पे 0 मिलेगा नहीं। देखिए 5 दूनी 10 होगा तभी तो 0 मिलेगा जाके। लेकिन देखें इसमें 2 कहीं पर आपको मिलने वाला ही नहीं इस सीरीज में, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू आपका राइट आंसर होगा 0। यानी कि इसमें जो नंबर आप जीरोज होंगे 0 होंगे, यानी कोई भी यहाँ पर आपको 0 देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, कि इसमें 2 वैल्यू यहाँ पे आ
ही नहीं रही, यानी 5 और 2 का यहाँ पे टर्म आना आवश्यक है। ठीक है, 2 आना आवश्यक है, वरना 0 नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। तो कहा गया कि उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका विकर्ण यहाँ पे 6 मीटर दिया हुआ है। तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, जिसका विकर्ण दिया होता है, यानी कि अब आप इसका फार्मूला क्या लगाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है सिंपल सा हाफ डी स्क्वायर। ठीक है, हाफ डी स्क्वायर जो ये फार्मूला होता है, अगर उसका विकर्ण दिया हुआ आपको क्षेत्रफल निकालना है तो अब इसको क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, यहाँ पे 1/2 हो गया, डी यहाँ पर आपको दे रखा है 6 मीटर आपके डायमीटर वो था। ठीक है, आपका जो विकर्ण है, फिर 6 × 6 हो गया, फिर 2 3 6 कट गया, तो 3 6 18, 18 आपका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। बहुत ही हलवा सवाल था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले में बोला गया है कि एक खंभे का उन्नयन कोण एक बिंदु से जो खंभे के पाद से 40 मीटर की दूरी पर है, तो 45 डिग्री यहाँ पर उसका जो यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, तो क्या होगा? ठीक है, तो आपको ऐसे यहाँ पे एक बनाना है फिगर। इसमें बोला गया है, ये आपका खंभा मान लीजिए, तो बोला गया कि 40 मीटर की दूरी पर है, ये 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, यहाँ पे एंगल आपको 45 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आप अगर आप देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे, ये आप इसको ऐसे याद कर सकते, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, हर हर बोले का मतलब क्या होता है, ये आपका होगा साइन कॉस टेन का। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिए, इसके बगैर ये क्वेश्चन होंगे नहीं। अब यहाँ पे बोला गया कि इसकी आपको ऊंचाई बतानी है। ठीक है, इसकी ऊंचाई बतानी है। तो अब यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा बात है, अगर टेन देखें, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। तो अब देखिए tan 45 की वैल्यू क्या होती है। ठीक, tan 45 लगा सकते कि नहीं लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। tan 45 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन यहाँ पे 40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, 1 होती है, और यहाँ पे हो गया x अपॉन 40। ठीक है, अब अगर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू हमारी 40 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? 40 × 1 40 होता है। तो आप देखिएगा कि 40 इसका राइट आंसर है। 40 मीटर जो है इसकी ऊंचाई आ जाएगी हमारे इस खंभे की। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि एक पहिया वाला क्वेश्चन है। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भैया। अब इस प्रश्न को देखिए। तो कहा गया कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी को तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, यानी कि 88 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या कितनी होगी? ठीक है, पहिए की त्रिज्या कितनी होगी ये आपको बताना है। तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर की, ठीक, सिर्फ एक चक्कर में तय की गई दूरी निकाल देगी। एक चक्कर में तय करी गई दूरी कितनी हो जाएगी? वो होगी 88 किलोमीटर। यहाँ पे दिया हुआ है 88 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और इंटू यहाँ पे 100 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चक्कर लगाता है, इतना चक्कर लगाता है वो। ठीक है, अपॉन में कितना कर लेंगे? 1000 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको अगर यहाँ पे काटेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 88 मीटर आएगा कि नहीं आएगा? 88 मीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, जो पहिए की यहाँ पे देखिए जो त्रिज्या होगी ना, ठीक है, पहिए की जो त्रिज्या है वो पूछा है, तो इसमें परिधि देख लेंगे तो कितनी हो जाएगी परिधि त्रिज्या, इसकी पहिए की परिधि कितनी है? परिधि तो हमको दिया हुआ है भैया, परिधि तो दिया हुआ है, यानी कि एक पहिए की चारों तरफ की हमको दी हुई सरकमफ्रेंस, तो वो कितनी हो जाएगी? वो 88 मीटर दी रखी है। अब इसमें हम लगा देंगे अगर फार्मूला किस चीज़ का, ठीक है, तो यही आपका 2πr लगा देंगे, इसका परिमाप वाला फार्मूला। ठीक है, 2πr हम लगाएंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 22/7 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे यही आर ही तो हमको चाहिए, फिर ये कितना हो जाएगा? ये 88 के बराबर है। तो इसमें आगे चल के हम क्या निकाल लेंगे, जो हमारी आर हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 88 × 7/44 हो जाएगी। ठीक है, अपॉन में 44 कर लीजिए और इसको काट देंगे तो 14 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इस प्रोसेस से आपको करना है, तो 14 मीटर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि किसी त्रिभुज का प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों के योग से कम है। बोला गया है किसी त्रिभुज के प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों से कम है, यानी बोला गया है, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एक त्रिभुज है तो इसमें बोला गया है कि किसी प्रत्येक कोण शेष 2 कोणों से योग से कम है। ठीक है, आपको ये बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे न्यून कोण। ठीक है, न्यून कोण इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगले में कहा गया कि ये घन का संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है, अगले में बोला गया है
घन का संपूर्ण प्रस्थ जो है 150 वर्ग सेंटीमीटर दिया। इस घन का आयतन बोला गया है। अब आयतन यानी कि वॉल्यूम निकालना है तो इसका आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो घन की प्रत्येक भुजा मान लेते हैं, ठीक है। घन है, घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो जाएगी? घन की प्रत्येक भुजा जो है मान लेते हैं ए है, 1 से ए सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे घन संपूर्ण पृष्ठ जो है वो कितना हो जाएगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है? 6 ए भुजा मतलब 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। अब यहाँ पे किसके बराबर दिया हुआ है? ये संपूर्ण पृष्ठ आपको 150 के बराबर दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो ए स्क्वायर 25 हो गया। फिर यहाँ पे अब क्या करेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे इसका वो स्क्वायर हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 5 आ गई। अब ए की वैल्यू 5 आ गई तो घन का आयतन कितना होता है? घन का जो वॉल्यूम होता है, घन का जो आयतन होता है वो कितना होता है? वो होता है ए की पावर क्यूब, ठीक, ए क्यूब होता है बेसिकली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए हमारा 5 दिया हुआ, 3 से अगर इसको हम करेंगे तो 5 पचम 25 बजाय 125, 125 आपका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगी? ठीक है, ए क्यूब जो है आपका 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 125 आपका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल हो गया। आप क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए तो बोला गया यहाँ पर कि 95 में इस तरीके से देखिए कि 11 7 इतनी वैल्यू दी है कि घन और 25 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। इतने का घनमूल और 25 के वर्ग का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो ये चलिए दिखाते हैं आपको इसको कैसे करना है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल सा, इसको आप ध्यान से देखिएगा कि आपकी जो वैल्यू दे रखी है 11 76 49, ये किस चीज़ की है? ठीक है, तो 49 का क्यूब हो जाएगी। ठीक है, ये 49 का क्यूब होती है, कितनी होती है? 11 7 6 4 9। इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो ये 49 का क्यूब हो जाता है। अब बोला है कि यहाँ पर इसका जो घनमूल है ना इसका, ठीक है, यहाँ पे तो ये घनमूल कितना आएगा? इसका 49 तो आएगा, 49 हो गया। बोला कि 25 के वर्ग का गुणनफल। अब 25 का वर्ग कितना होता है? 625 होता है। अब यहाँ पे इनको हमको मल्टीप्लाई कर देना है। इनको अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा? तो चलिए देख लेते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आप देख लीजिएगा, वो आएगा आपका 30,625। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? 30,625 आएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। अगले प्रश्न में बोला गया है कि यदि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और यहाँ पर कितनी है? ये है आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इस समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो बेसिकली यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला जो होता है वो आपको लगा देना है, बस आपका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला कैसे हम निकालेंगे? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा आपका फार्मूला? तो 2 इंटू, ठीक है, यहाँ पे रूट में होता है पूरी वैल्यू के बाद d1 इंटू d2, ये भी अंदर जो है स्क्वायर में होते हैं। ठीक है, ये आपके, तो ये हो गया आपका। तो सिंपली इसको कैसे करेंगे? 2 इंटू इसमें वैल्यू पुट करते जाइए, 12 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर यहाँ पे इसको 16 का स्क्वायर कर लेंगे, ये हो गया हमारा। अब ये कितने की वैल्यू आ जाएगी? 144 प्लस 256 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? ये टोटल हमारा ये हो जाएगा आपका 400। 400 जो है इसका रूट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 किसका होता है? 20 का होता है। 20 गुणा 2 कितना? जब 20 दूना 40 हो गया कि नहीं? 40 आपका राइट आंसर आ जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखिए तो बोला गया यहाँ पे कॉस थीटा इतना दे रखा है और आपको टेन थीटा ही फाइंड करना है। ठीक, कॉस थीटा इतना दे रखा है, टेन थीटा फाइंड करना। तो ये तो बहुत ही आसान है, तो चलिए दिखा देते हैं आपको। अगर देखिए यहाँ पे ये है आपका, ठीक है, ये आपका त्रिभुज बना हुआ है। तो यही पूछा कि कॉस 4 5 दिया हुआ, तो कॉस होता क्या है बेसिकली? ठीक है, कॉस होता क्या है ये आपको हमने अभी आपको बताया था कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना यहाँ पे 4 दिया है और आपका हाइपोटेन्यूज कितना दिया हुआ है? आपको 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है और टेन पूछा है। टेन मतलब कितना था? परपेंडिकुलर अपॉन जो है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूछा है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस पूछा है। तो अब देखिए यहाँ पे ये आपको निकालना है, तो इसका ट्रिपलेट कितना होता है? बेसिकली तो 3 4 5 ये तो ट्रिपलेट होते हैं। अगर आप इसको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, आप वो पाइथागोरस प्रमेय से लगा के निकालेंगे। कितना हो जाएगा? 5 25 हो जाएगा। यहाँ पे कितना? 4 चौको 16 हो जाएगा। तो 25 माइनस 16 कितना? 9 हो जाता है। 9 कितने किसका होता है? 3 का होता है। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 3। अब टेन थीटा कितना हो जाएगा? देखिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, 3/4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि एक संख्या के 3/4 का यदि 2/5 यदि 204 है तो संख्या क्या होगी? ठीक है, तो ये बोला गया है कि एक संख्या के 3/4 का 2/5 यदि 204 है तो संख्या क्या होगी? तो इसमें क्या करना है, इसको आप अगर ऑप्शन के मेथड से करें तो बहुत ही बढ़िया बात होगी।
ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं इसको x है, तो x का 3/4, ठीक है, x का 3/4 कितना है, 2/5 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 204 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे जल्दी से सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारी दोनों वैल्यू कहाँ चली जाएंगी, ये दोनों वैल्यू ऊपर चलेंगे। 204 गुणा 4/5, यहाँ पे 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 दूना कट गया, इधर से कट गया, फिर यहाँ पे 3 × 18 हो गया, 3 × 8 = 24 हो गया, तो 5 दूनी 10 हो गया, यहाँ पे 680 इसका राइट आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आप इसको x मान के भी कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। आप इसको इस इक्वेशन भी कर सकते हैं, वरना डायरेक्ट ऑप्शन से भी कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि 16a4 दिया हुआ है, 16a⁴ है, फिर यहाँ पे है, तो ये बोला कि क्या आएगा इसका बेसिकली यहाँ पे। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। तो सिंपली सा अगर इसमें हम को देखें तो ये आपको ये वैल्यू दी है, इसमें से हम 2a कॉमन ले सकते कि नहीं ले सकते। अगर हम 2a कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास संख्या क्या बचेगी, 8a हम यहाँ पे बचेगा प्लस, ठीक है, ये आपका 27 हो जाएगी। इतना बचेगा कि नहीं बचेगा बताइए। 2a अगर इन संख्या में से कॉमन ले सकते हैं तो इतना बचेगा कि नहीं बचेगा, क्योंकि एक हमने बाहर ले लिया तो a की पावर यहाँ पे क्यूब में आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको अगर थोड़ा सा और अगर हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2a, तो यहाँ तो मल्टीप्लिकेशन में है ही है। इसके बाद इस टर्म को देखिएगा ध्यान से, तो क्या हो जाएगा, 2a की पावर यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3 हो सकती है कि नहीं हो सकती, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। 3 की पावर 3, ये तो 27 ही तो होता है, 20 यहाँ पे यही आपको करना था, ये हमारा हो गया ऐसे। अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। अब 2a हो गया यहाँ पे 2a +3, ये आपका अलग से निकल आएगा कि नहीं आएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो एक टर्म निकल कर आएगा वो आएगा यहाँ पर 4a² - 6a + 9, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे 2 टर्म निकल कर आएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा इसका थोड़ा इस पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न बहुत ही एग्जाम में अलजेब्रा में बेसिकली पूछे जाएंगे आपके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। यहाँ पे बोला गया है कि 4 की पावर 4/9 की पावर स्क्वायर है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न कैसे करते हो भी देख लीजिए। तो ये आपको दिया है कि अंश तथा हर में क्या जोड़ा जाए कि यहाँ पे 4/9 प्राप्त हो जाए, ठीक है, ये बोला गया है बेसिकली। तो देखिए यहाँ पे ये है 4² और 9² यहाँ पर है, तो क्या जोड़ा जाए कि 4/9 प्राप्त हो जाए। तो मान लीजिए हम इसमें x जोड़ देते हैं दोनों में, तो बोला x हर दोनों में जोड़ना है तो x जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 × 16 हो जाएगा, यहाँ पर x हो जाएगा, उसके बाद 81 + x अपॉन में यहाँ = 9 हो जाएगी ना। अब यहाँ पे कैंची गुणा कर देंगे सिंपल देसी भाषा में, क्यों आ जा 16 × 9 यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा +9x हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा 81 × 4 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 9 9 81 ऐसे काट दीजिए, गुणा करने की झंझट ही खत्म, 4 × 16 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 + 9x बचा इधर, और इसके बाद यहाँ पे कितना बचा 9 + 4x बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9x है 4x, तो यहाँ पे कितना जब 5x आएगा तो यहाँ पे 9 में से अगर 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगी, ठीक है। 0 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह बहुत ही आसान था, इसको आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमने यहाँ पे पूरे 100 के 100% किए। हो सकता है कहीं पे थोड़ी सी मिस्टेक जरूर हो गई हो इस प्रैक्टिस सेट में, लेकिन इस बार हमने पूरा सही से सही पूरा करने का प्रयास किया है। पूरा सिलेबस पे आधारित हमने कराया है, आपका मैथमेटिक्स हो चाहे आपका सोशल साइंस हो, सब कुछ। तो उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको ये प्रैक्टिस सेट फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट वहाँ पे मिल जाएगा, कुछ पेड नहीं, सब कुछ फ्री यहाँ पे हम करा रहे हैं, ठीक है। तो डाउनलोड कीजिए, मज़े उठाइए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इस पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि हमारी प्रैक्टिस यहाँ पे तैयारी कितनी होने वाली है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हो गया, अब 4 आपको बहुत जल्द मिल जाएगा अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।